वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ एज, जहाँ पे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना एक इंडियन चैनल ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिचुएशन को पेश किया है, और जिस तरह फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, जिस तरह मनगढ़ंत बातें की गई है, जिस तरह रेट्रिक्स का सहारा लिया गया है, यकीनन आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक इंडियन चैनल ने पाकिस्तान के हवाले से वीडियो बनाई जिसका टाइटल था पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन उस पूरी वीडियो में, जो कि 14 से 15 मिनट की वीडियो है, वहाँ पे इकोनॉमी की कोई बात नहीं की गई है। और उनकी तहकीक का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर करार दिया और मुशाहिद हुसैन साहब को पाकिस्तान का एटमी साइंसदान करार दिया। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम जनरल जिया उल हक कहते हैं कि पाकिस्तानी आर स्मार्ट पीपल, क्योंकि वो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे। गोल्डन माउंटेन्स को देखकर साइंटिस्ट को पता चला कि टेस्ट सक्सेसफुल था। उनके साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सुनिए। And this is a feeling shared by all my colleagues that we are coming here for a spiritual pilgrimage. There's new hope, confidence and faith. तो आप यहाँ से उनकी तहकीक का अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्हें सारी बातें फिर की एटम बॉम्ब के हवाले से, लेकिन वीडियो के शुरू में वो चंद चीज़ें रखता है और मैं चाहूँगा कि उन चीज़ों के हवाले से मैं बात करूँ। कुछ सवाल वो एंड पे रखता है, मैं उन सवालों के जवाबात भी दूंगा। पहले जो उन्होंने बात की वो ट्रैप के हवाले से बात की कि चाइना पाकिस्तान को कर्जे दे रहा है और एक ट्रैप में उनको फंसा रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इसलिए उन पाकिस्तान और चाइना को ऑल वेदर फ्रेंड भी कहा जाता है। और ये सिर्फ चंद डेकेड्स पे मुश्तमिल नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का वजूद आया, तब से इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो दोस्ताना ताल्लुकात है और इनकी जो अलायंस है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है और हमेशा एक दूसरे को ये दोनों स्टेट सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो इनकी ये जो एक प्रपोजिशन है कि पाकिस्तान को चाइना डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो खतरे में है। न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तालिबान है, मिलिटेंट्स हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को चुरा लेंगे। और मुझे इतनी हंसी आई ये सुन के, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर सिक्योरिटी को देखते हैं तो साउथ एशिया में इंडिया की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और ये मैं फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंडिया की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है वो कितनी वीक है। मैं 2006-2008 में नहीं जाऊँगा, जो 21वीं सदी के पहले जो एक डेकेड है मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि किस तरह इंडिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी किया गया। मैं कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 2021 में 6.4 किलोग्राम जो यूरेनियम था वो झारखंड में पकड़ा गया। इसी तरह 7 केजी यूरेनियम महाराष्ट्र में पकड़ा गया। फिर 26 अगस्त 2021 को 250 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम वेरिएंट जो कि हाईली रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, जिनकी कीमत $573 मिलियन थे, उनको कलकत्ता में कॉन्फिस्केट किया गया। इसी तरह जब हम 9 मार्च 2022 की बात करते हैं, इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो सिरसा से उनसे ओरिजिनेट हुआ, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के खानीवाल रीजन में वो गिरा। तो ये भी एक न्यूक्लियर इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। एक और जो 2023 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया से एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल जो है वो गायब हुआ, लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वो कैप्सूल जो है वो पाया गया है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो किस तरह इंडिया से बाहर ममालिक में सप्लाई हो रहे हैं। फिर हाँ, अभी रिसेंट एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये है कि नेपाल में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 इंडियंस थे,
बुनियादी तौर पर ये जो ग्रुप था ये न्यूक्लियर मटेरियल को सप्लाई कर रहा था, उनके पास रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम है वो पाया गया था और जो नेपाल की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इन 8 को गिरफ्तार किया। 2 का जो ताल्लुक है वो इंडिया से है। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया किस तरह इंटरनेशनली न्यूक्लियर मटेरियल्स के सप्लाई में इन्वॉल्व है। फिर मैं कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये इंडिया की रिपोर्ट्स है, द आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने सेवरल इंडियंस को अरेस्ट किया है किसके चार्जेस के ऊपर कि वो न्यूक्लियर मटेरियल को चोरी करने में इन्वॉल्व थे, न्यूक्लियर मटेरियल्स को सेल कर रहे थे। फिर द इंडियन इन्वायरमेंटल पोर्टल की एक रिपोर्ट है कि उन्होंने रिव्यू किया है अनयूजुअल अकरेंसेस जो कि हुई है इंडियन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में। 16 केसेस उनके सामने आए हैं कि जहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को या तो चोरी किया गया था या रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स थे वो गायब हो गया था। तो ये इंडियन इन्वायरमेंटल जो पोर्टल है ये उसकी रिपोर्ट है कि 16 केसेस उनके सामने आए थे और ये फैक्चुअल बातें हैं। इस तरह जब आप इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं तो इंडिया की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसके खतरे में है। पाकिस्तान का अभी तक कोई ऐसा केस हमें देखने को नहीं मिलता। फिर इन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, बाकी स्टेट्स में इंसर्जेंसी फैलाता है। तो अगर आप लोगों को याद हो श्रीलंकन जो इंसर्जेंसी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो इंडिया का था। और जो नेपाल में इंसर्जेंसी थी, हिंदू जो नेशनल अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे उनमें भी इंडियंस इन्वॉल्व थे जिन्होंने नेपाल में एक क्योटिक सिचुएशन पैदा की। और अभी भी वहाँ पे हम देखते हैं अपराइजिंग होती है। जो कि हिंदू हैं नेपाल में वो चाहते हैं कि नेपाल से वो अलग हो। फिर ये मौसूफ जो है ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर का खतरा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ हुए पड़े हैं। इस वक्त अगर मैं आपके सामने फैक्ट रखूं तो वो ये है कि इंडिया में 28 से ज़्यादा अपराइजिंग हो रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी की जो रजीम है जिस तरह वो सलूक मुसलमानों के साथ कर रही है या जो बाकी माइनॉरिटी है उनके साथ कर रही है, उनकी कोई मिसाल बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। और पूरी दुनिया में मोदी के ऊपर ये सवाल भी उठ रहे हैं, उन पर तनकीद भी हो रही है कि माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। आप वीडियोस देखेंगे, रिसेंटली एक रिपोर्ट है अल जजीरा की जहां पे उन्होंने लिखा है कि इंडिया में मॉस्क्स को डिमोलिश किया जा रहा है, जो मॉस्क्स के नाम हैं उनको भी बदला जा रहा है और जिन रोडों के नाम मुसलमानों से मंसूब किए गए थे, मुस्लिम जो नेम्स थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। और जहाँ पर मसाजिद है जानबूझकर जो इंडियन रजीम है मोदी की वहाँ से वो डेवलपमेंटल काम करते हैं जिसकी वजह से मस्जिदों को वो डिमोलिश करते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है। तो आप फिर जो रिसेंटली जो सिटीजन एक्ट है इंडिया का, आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिविल वॉर का खतरा कहाँ पे है, कहाँ किसकी जो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और सबसे जो अहम बात है, आप कश्मीर में मजालिम देख रहे हैं कि मोदी के जो रजीम है या जो इंडिया है वो कश्मीर में क्या नहीं कर रही है। जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पे हो रही है उसकी मिसाल आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंसर्जेंसी को प्रमोट कौन करता है। और फिर हमारे पास पाकिस्तान की मिसाल भी मौजूद है कि जहां पर कुलभूषण यादव को पकड़ा जाता है, यहाँ पे जिस तरह इंडिया बलूचिस्तान की अपराइजिंग में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इंडिया के जो सर्विस में इस वक्त मिलिट्री के सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान में एक्टिवली इंसर्जेंसी को प्रमोट करते हैं। और जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में तो वहाँ पर भी इंडियन की जो रॉ है वो इन्वॉल्व था कि पाकिस्तान को किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। तो इंडिया जिस तरह इंसर्जेंसी को बाकी कंट्रीज में प्रमोट करता है, जिस तरह प्रॉक्सीज के जरिए वो साउथ एशियन रीजन में वो इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, ये आपके सामने और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे आखिरी बात वो ये है कि इन्होंने इकोनॉमी की बात की है। मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6 पॉइंट समथिंग है, जबकि इंडिया में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है। तो यहाँ से भी हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ के हालात बुरे हैं।
تو بنیادی طور پر میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ خدارا جب بھی آپ ویڈیو بنائیں اس کے اوپر ریسرچ کیا کریں، فیکٹس کو اتنا ڈسٹارٹ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے آپ ریٹرکس کا سہارا لیتے ہیں لیکن ہر چیز کو آپ گرے نہیں رکھ سکتے. بلیک اینڈ وائٹ جو تصویر کے رخ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں اور فیکٹس جو ہے وہ کبھی چھپتے نہیں. لہٰذا فیکٹس کی بنیاد پر ریسرچ کیا کریں اور اپنی ویڈیوز میں وہ ریسرچ پریزنٹ کیا کریں.